भैया ने तो आज हम लोग ना बिजनेस स्टडी नहीं, अकाउंटिंग में सारा इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं जो तुम्हारे इस फाइनल एग्जाम में आ सकता है। भाई हम लोग तो मिल करके आग लगाने वाले हैं, तो टेंशन किस बात का। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं, क्या भाई कैसा है और एग्ज़ाम कैसा जा रहा है? हाउ आर यू माई ब्रदर, हाउ इज़ योर एग्जामिनेशन गोइंग ऑन? ठीक है, केम छो मजा में। तो ये सारा क्या है ब्रो, लैंग्वेज है। और तुम अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से समझ रहे हो कि हाल छोरे के, है ना, क्योंकि तुम लैंग्वेज समझ रहे हो। उसी तरीके से बिजनेस का भी लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। तो अगर एक नंबर के लिए क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू मीन्स बाय अकाउंटिंग, यू विल से इट्स अ लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ whom? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कितने समझदार हो तुम, समझ में आ गया। तो सर, हमारा सर है ना, वो कह रहे थे कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फ़र्क होता है। तो आइए अकाउंटेंसी के बारे में समझते हैं। वर्सेस, देखो, अकाउंटिंग जहाँ तुम कह रहे हो इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ टेक्निक। बेसिकली ये टेक्निक है, ये मेथड्स है, ये तुम्हारा स्टेप्स है कि क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आ रहा है। वहीं अकाउंटेंसी कंप्लीट कंप्लीट मेरे ब्रो नॉलेज है, इन सारे चीज़ों के बारे में समझ में आ रहा है, ये सभी चीज़ के बारे में नॉलेज है। समझ में आ गया? ठीक। वहीं पे सर, हमारे टीचर बोल रहे थे कि ये जो बुक कीपिंग होता है वो अलग चीज़ होता है। बिल्कुल मेरे भाई, बुक कीपिंग भी अलग चीज़ है। बुक कीपिंग बेसिकली अकाउंटिंग का छोटा रूप है, अकाउंटिंग का छोटा रूप है। और इसके अंदर आता है मेनली रिकॉर्डिंग। क्या आता है? रिकॉर्डिंग। जैसे तुम जर्नल एंट्री करते हो, जैसे तुम लेजर करते हो, है ना, जैसे पोस्टिंग करते हो, वो सारा काम तुम्हारा आता है बुक कीपिंग के अंदर। और ये कलरकियल लेवल का काम है, मतलब लो लेवल का काम है मेरे भाई। फिर से समझना, मैंने क्या बोला तुम्हें? मैंने बोला कि अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी से डिफरेंस है। ठीक। फिर मैंने बोला कि बुक कीपिंग से भी डिफरेंस है। ठीक, यही चीज़ तो मैंने बोला, और क्या, कीपिंग से भी डिफरेंस है। ठीक। अगर मैं ऐसे तुम्हें एक अलग तरीके से समझाना चाहूँ, अलग तरीके से भाई, तो अलग तरीके से कैसे समझा सकता हूँ, रुको। देख, आँख खोल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है अकाउंटेंसी। मैं ना ऐसे अकाउंटेंसी लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है अकाउंटिंग, ING, समझ रहे हो। फिर उससे नीचे क्या है? उससे नीचे है बुक कीपिंग। अच्छा, हाँ, अच्छा। अकाउंटेंसी का पार्ट है दोनों, अकाउंटिंग भी और बुक कीपिंग भी, ठीक है। और अकाउंटिंग का छोटू सा रूप है बुक कीपिंग। यानी सबसे बड़ा, अगर मैं ऐसे करूं, अकाउंटेंट, देखो, सी वो ग्रेटर है किससे? अकाउंटिंग से, ठीक है। और अकाउंटिंग ग्रेटर है बुक कीपिंग से। देखा, सीधा सीधा दिमाग में आ गया। डिफरेंस पूछे एकदम से लिख देना, 1-2 मार्क्स से ज़्यादा का थोड़ी पूछेगा। हमसे चालाक थोड़ी बनेगा भाई। अब आओ, मैं यहाँ पे मेन पॉइंट कवर कर रहा हूँ, मैं कुछ फालतू बात कवर नहीं करने वाला, सीधा सीधा पॉइंट पे रखूंगा तुम्हें। एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या है भाई? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैंने इस पर रील भी बनाया था, रील नहीं सॉरी, शॉर्ट्स भी बनाया था, वो तुम जाकर के देख सकते हो, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपल सा बात बोलता है कि जो बिजनेस ऑनर है मेरे बच्चों, ठीक है, और जो बिजनेस है वो दोनों अलग है, सेपरेट है, इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, सेपरेट है दोनों। अब बोलोगे खोलता तो बेचारा यही है, हाँ खोलता तो यही है, पर इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। जैसे रिलायंस कंपनी इज नॉट इक्वल टू अंबानी भैया, अंबानी के इक्वल नहीं है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को तुम समझ जाओगे तो तुम ये समझ पाओगे कि कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। अब समझना, बिजनेस में तुम्हें चाहिए फंड, बिजनेस में तुम्हें चाहिए फंड। फंड क्यों चाहिए? तो तुमको प्रॉपर्टी खरीदना होगा, या सिंपल शब्द में बोलूँ ना, एसेट्स खरीदना है तुमको, एसेट चाहिए। चाहिए क्या? एसेट्स चाहिए, है ना। फिक्स करेंट व्हाट्सोएवर एसेट्स चाहिए। तो एसेट तुम दो तरीके से खरीद सकते हो, एक कैपिटल के थ्रू और एक लाइबिलिटी के थ्रू। अगर मैं बात करूं कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? जो तुम पैसा अपने बिजनेस में खुद से लगाते हो, जो अपने बिजनेस में खुद से पैसा लगाते हो वो है कैपिटल। और जो गैरों से, अदर से, यानी थर्ड पर्सन से
थर्ड पर्सन से आप मांगते हो पैसा कि लाओ भाई पैसा दे दो, मेरे बिजनेस में लगा दो, लोन दे दो। लोन ब्रदर वो क्या है जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा करता है, वो है जी लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी एक ऐसा चीज़ है जिसको आप रीपे करते हो फ्यूचर में। क्या करते हो? रीपे करते हो, चुकाते हो, है ना। ठीक, अब देखो, जब आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों को बिजनेस सेम जैसा ट्रीट करता है, और दोनों पे वो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? इंटरेस्ट। क्या अलाउ करता है मेरे भाई? इंटरेस्ट। क्या अलाउ करता है? इंटरेस्ट। ठीक है। ये ड्राइंग क्या होता है? विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ क्या होता है? जब तुम कुछ पैसा अपने बिजनेस से निकाल लेते हो, कैश निकाल लो, गुड्स निकाल लो, है ना, कुछ भी निकाल लो अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो उसको ड्राइंग कहते हैं, यानी विड्रॉवल फॉर द पर्सनल यूज़। यहाँ तक अच्छे से दिमाग में आ गया? अब आओ, हाँ, अब देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंजन विच इज़ एसेट्स। वाई वी कॉलिंग इट इकोनॉमिक इंजन? समझना मेरे भाई, बिना एसेट्स तुम्हारा बिजनेस चलेगा नहीं। दैट्स वाई वी कॉल इट इकोनॉमिक इंजन। इकोनॉमिक यानी विच कैन जनरेट मनी। क्या ये मनी जनरेट करेगा? बिल्कुल। मैंने बिल्डिंग लिया, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, मनी जनरेट होगा। मैंने रेंट लिया, बिल्डिंग लिया रेंट पे, और उसमें जिम चलाना शुरू किया, हाँ, तो मेरा पैसा जनरेट होगा। क्या कहता है? इकोनॉमिक रिसोर्स owned by the business expected to provide future benefit, it's called assets। समझ में आ गया? जो भी ऐसा चीज़ है जो आपको फ्यूचर बेनिफिट पहुंचा सकता है वो आपके लिए एसेट है। वो चाहे ज़मीन हो, या फिर चाहे मशीनरी हो, या चाहे कैश हो, या चाहे बैंक हो, या चाहे डेटर हो, इट्स एक्स्ट्रा हो। समझ में आ गया? अब देखो, तुम एसेट्स को कितने टाइप से डिवाइड करते हो? तुम एसेट को डिवाइड करते हो दो टाइप से, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल वो है जिसको तुम फिजिकली क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, खरीद बेच सकते हो। ऐसे तो खरीद बेच इसको भी सकते हैं, समझना। जिसको हम लोग फिजिकली मतलब क्या कर सके? महसूस कर सके, वो टैंजिबल है। जैसे फर्नीचर, स्टॉक, है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें इनटैंजिबल, तो जिसको तुम फिजिकली नहीं देख सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, पर होता है, खरीदा बेचा जाता है। जैसे गुडविल, है ना। गुडविल जैसे जैसे विराट कोहली का गुडविल, है ना, उससे एडवर्टाइजमेंट कराते हो तो तुम्हारा फायदा होता है, वो तुम्हारे लिए एसेट है। गुडविल क्या है? रेपुटेशन क्या है? तुम्हारे लिए फिक्स एसेट है, पर बाई नेचर इनटैंजिबल एसेट है। ये पेटेंट्स क्या होता है? तो पेटेंट्स का मतलब क्या है? पेटेंट्स का मतलब क्या है? पेटेंट्स का मतलब होता है अधिकार। जैसे रिलायंस के पास प्लास्टिक छापने का अधिकार है, यानी पेटेंट्स किसके पास है? रिलायंस के पास। समझ में आया? अब आगे बढ़ो। देखो, अब इसके सिवा तुम एसेट क्लासिफाई करते हो, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। यहीं तुम नॉन करेंट को फिक्स एसेट कहते हो। क्या कहते हो? फिक्स एसेट्स कहते हो। और वहीं करेंट को तुम नॉन फिक्स एसेट भी कहते हो। मेरा लॉजिक समझना, दिमाग ज़्यादा मत चलाओ। जिसको तुम कन्वर्ट कर सको, जिसको तुम कन्वर्ट कर सको कैश में 1 साल के अंदर, वो है तुम्हारा करेंट एसेट्स। जिसको तुम 1 साल के अंदर कन्वर्ट ना कर सको सेल्स कैश में, वो है तुम्हारा फिक्स एसेट। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, लेबर, सॉरी लेबर क्यों तो ये सारा चीज़ क्या है? आप 1 साल के भीतर कैश में चेंज नहीं करते। साथ में फिक्स एसेट वो चीज़ है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएगा, फ्यूचर बेनिफिट देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, ये तुम्हारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। जबकि ये रेगुलर बिजनेस चलाने के लिए, रेगुलर या डेली बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होता है, जैसे रॉ मटेरियल। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इवेंट क्या होता है और ट्रांजैक्शन क्या होता है? क्या इवेंट और ट्रांजैक्शन में कोई डिफरेंस है? तो तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा, पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझना, ट्रांजैक्शन क्या है? तुम जान रहे हो कि ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है। जैसे परचेज ऑफ कार, परचेजेज ऑफ कार, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। ठीक है। सेल्स ऑफ बिल्डिंग, ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है। इवेंट क्या है? जैसे क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे फर्म में कितना होगा वो तुम नहीं जानते, है ना। या तुम्हारे फर्म में नेट प्रॉफिट कितना होगा वो तुम नहीं जानते। समझ में आ गया? अब सुनो, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है? इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी,
एंड गुड। बिजनेस ट्रांजैक्शन वही ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, इकोनॉमिक इन्वॉल्व हो, यानी मनी इन्वॉल्व हो, वही बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब एक चीज आता है वाउचर और एक चीज आता है इनवॉइस। पहले तो देखो, वाउचर का पार्ट है इनवॉइस। वाउचर का पार्ट है इनवॉइस। वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सबूत है कि ये चीज हुआ है, ये चीज नहीं हुआ है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, नहीं हुआ है। तो वाउचर बेसिकली प्रूफ है अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन। इनवॉइस क्या है? जब भी आप सेल्स या परचेज करते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है या कैश मेमो मिलता है, तो वो चीज आपका क्या है जी? इनवॉइस है। नाउ कम ऑन, हुज डेटर? डेटर आपके लिए एसेट्स है, करेंट एसेट, ठीक है। क्यों ये एसेट्स है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि भैया हम आपको पे कर देंगे फ्यूचर में। ये आपसे उधार में गुड ले जाते हैं और आपको प्रॉमिस करते हैं आई विल पे यू बैक। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटी है और इन्हें तुम प्रॉमिस करते हो कि भैया हम आपको पे कर देंगे। यहाँ पे गुड जो है आपने लिया है, यहाँ पे गुड आपने लिया है एज अ बिजनेस। समझ में आ गया? और आओ, डिस्काउंट ना दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। हम लोग जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तुम स्पेशल जर्नल एंट्री वाला जो मेरा ये वीडियो है उस पर जाकर के ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हो। अब आओ मेरे भाई, ये रेवेन्यू क्या होता है सर? रेवेन्यू बिजनेस का इनकम है जो आप सेल से जनरेट करते हो, ठीक है। एक्सपेंस क्या है? जो आप डेली बेसिस पे दे रहे हो। फॉर व्हाट? कॉस्ट टू जनरेट रेवेन्यू। जैसे आप वेज दे रहे हो तो वो वेज डेली बेसिस पे दे रहे हो, और डेली बेसिस का मतलब क्या है? रिपीटेशन, रिपीट करे भाई, चाहे महीने में रिपीट करे, है ना, 12 महीने में एक बार भी रिपीट करे, रिपीट है और वो एक्सपेंस है। ये चीज़ याद रखना। रेवेन्यू जैसे सेल्स, है ना, जैसे सर्विस प्रोवाइड करके, है ना। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक्सपेंस, तो रेंट, सैलरीज, वेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्स्ट्रा। समझ में आ गया? व्हाट इज हिडन कॉस्ट? हिडन कॉस्ट जैसे बिजनेस चलाने में कुछ चीज़ ना हम लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लो डिप्रिसिएशन। मैंने डिप्रिसिएशन का भी वीडियो डाला है, आज ही डाला है, तो तुम जा करके देख सकते हो। बेसिकली डिप्रिसिएशन क्या है? किसी भी चीज़ का अगर बुक वैल्यू गिरे, किसी भी फिक्स एसेट का बुक वैल्यू गिरे, वो डिप्रिसिएशन है। व्हाट इज बैड डेप्ट? बैड डेप्ट वो डेट है, वो डेटर है जिनसे पैसा रिकवर करना इम्पॉसिबल है। 100% श्योर हो जाओ कि ये इम्पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। गुड डेटर हमेशा श्योर है कि वो आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस? किसको नहीं पता प्रॉफिट क्या है? जब आपका रेवेन्यू में से आप माइनस करते हो एक्सपेंस तो आता है प्रॉफिट, और जब आप उल्टा कर दो, एक्सपेंस से माइनस करते हो रेवेन्यू, हाँ, तो आता है आपका लॉस। समझ में आ गया? इससे ज़्यादा क्या खींचूं मैं? फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेक करते हैं? आप फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हो बैलेंस शीट से। जिनको बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है वो बताओ, मैं बैलेंस शीट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लिक्विडिटी, रिजिडिटी, फॉर्मेट, वो सब अच्छे से समझा दूंगा। देखो, बैलेंस शीट ना अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? लाइबिलिटी प्लस आई एम सो सॉरी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो, यहाँ पे कैपिटल लाइबिलिटी दोनों को सम अप करके दिखाया है, वही तुम्हारा एसेट से प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? बस इससे ज़्यादा कुछ जानने योग्य नहीं है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फंडिंग होता है कैपिटल चाहे लाइबिलिटी से, फिर आप एसेट्स खरीदते हो, फिर आप ऑपरेशन करते हो, जैसे रेवेन्यू कमाते हो, खर्च करते हो, फिर रिजल्ट आता है, चाहे तो प्रॉफिट चाहे तो लॉस, फिर आपको पोजीशन अपना देख करके पता चलता है बैलेंस शीट के थ्रू या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। समझ गए? दैट्स ऑल। और भी बहुत सारे चीज़ है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक और चीज़ सुन लो, अकाउंटिंग साइकिल। ये अकाउंटिंग साइकिल है क्या चीज़? देखो मैं बताता हूँ। देखो, अकाउंट्स में सबसे पहले होता है जर्नल एंट्री, जिसको हम लोग ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। उसके बाद आप बनाते हो लेजर। क्या बनाते हो? लेजर। उसके बाद आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आप बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और ये चीज़ चलता रहता है, गोल 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 रोटेट होते रहता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे भाई? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री यानी जर्नल एंट्री। सेकंड है लेजर। थर्ड क्या है? ट्रायल बैलेंस। फोर्थ क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड देन रिपीट। जब आप जर्नल एंट्री में से लेज़र में चीज़ भेज रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एंट्री को, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पोस्टिंग।
तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट डू मीन्स बाय पोस्टिंग, यू विल से ट्रांसफरिंग द एंट्री फ्रॉम जर्नल एंट्री टू द लेजर, इट्स कॉल्ड पोस्टिंग। बहुत अच्छा। अच्छा, जे एफ क्या होता है? जर्नल फॉलियो। एल एफ क्या होता है? लेजर फॉलियो। बेसिकली है क्या? ये पेज नंबर है मेरे भाई। ये क्या है? पेज नंबर। ये इंडेक्स जैसा है। जैसे तुम प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो इंडेक्स में लिखते हो ना कि इस पेज पे ये चीज़ है, वैसे ही एल एफ भी वही है, पेज नंबर। क्या है? पेज नंबर, या कह लो इंडेक्स नंबर, कि हाँ ये वाला एंट्री इस पेज पे ऐसे लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है। आई थिंक ये काफ़ी है। इसके सिवा अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो चाहिए, जैसे ऐसे मैंने तो बना करके रखा है वीडियो, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो मेन है, जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, ये सारा उस पर मैंने शॉर्ट्स बनाया था प्रॉपर, तो आप वो शॉर्ट्स देख सकते हो। मैं पिन कमेंट पे वो शॉर्ट्स डाल दूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे श्याम, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ो। क्लास 11th में आग लगा दो, और जब तुम क्लास 12th में आओगे ना, तो तुम शुरू से इतने इंटेलिजेंट रहोगे कि सबके सामने मुंह उठा करके चलोगे सीना चौड़ा करके चलोगे मेरे भाई। ठीक है, हम लोग मिल के आग लगाएंगे। धन्यवाद। राधे श्याम, हरे कृष्ण। मैंने उठाया थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 2। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्कूल में इसको इग्नोर मार दिया जाता है क्योंकि टीचर ही बेवकूफ़ होते हैं, सॉरी टू से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे तो रो दोगे। यही चैप्टर पे एकदम से चैप्टर, इसी चैप्टर के टॉपिक पे चैप्टर्स बना हुआ है सीए में। ठीक है, तो आँख खोल के इसको अच्छे से देखो और समझो। देखो, इतने सारे लाइंस में सिर्फ डायलॉग्स है, बस इतना कह दो कि तुमने कभी गौर किया है कि अकाउंटिंग चाहे कोई भी बनाए, इंडिया में चाहे दिल्ली में बैठ के बनाए, चाहे मुंबई में बैठ के बनाए, चाहे पुणे में बनाए, चाहे गुजरात में बनाए, या चाहे रांची में बनाए, चाहे कहीं भी बनाए, तो उनका ना बनाने का तरीका यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉडी है जो इन सभी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इन सभी चीज़ को देख रहा है। वो हमें बताता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनना चाहिए और किस तरीके से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स नहीं बनना चाहिए। फिलहाल इंडिया में इसको अगर कोई रेगुलेट कर रहा है तो वो है आईसीएआई। ठीक है, आईसीआई रेगुलेट नहीं कर रहा, आईसीआई इस पूरे संगठन का एक पार्ट है। ठीक, अब सुनो अगर हम लोग बात करें कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, तो समझना पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग का तो तरीका अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को एक जैसा यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंसी देने के लिए एक ऐसा जनरली जो एक्सेप्ट किया गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको हम लोग कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिकली तुम अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसा बनाओगे, कैसा दिखेगा, राइट में क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा, डेबिट में क्या होगा, क्रेडिट में क्या होगा, वो सब इन्हीं सभी चीज़ों से डिसाइडेड है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोर मत हो, ये बहुत काम देगा तुम्हें आगे प्रोफेशनल कोर्स में तो पक्का। और सुनो, द टर्म प्रिंसिपल हैज़ बिन डिफाइंड बाई हु, ये याद रखना, ये 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ जानना, ये जो गैप है ना जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो एक दिन में नहीं आया है, वो एक दिन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। देखो कहते हैं इन्वॉल्व ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो तुमको उसको खींचना कैसे है? तुम कहोगे कि ये हमें हेल्प करता है ताकि हम लोग ग्लोब पे वर्ल्ड वाइड कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी ले आए, किस में? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर, और कुछ सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल ऐसा हो जो सभी जगह एक्सेप्ट किया जाए और पूरे ग्लोब में उसको फॉलो किया जाए, खासकर जब अकाउंटिंग प्रोफेशनल बेसिस पे हो रहे हैं तो। ठीक है, बाकी तुम एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि कौन कौन सा प्रिंसिपल, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि क्या ये एक दिन में उठ करके आ गया, नहीं आया एक दिन में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा है इसमें, है ना। देखो कोई भी प्रिंसिपल जब बनेगा ना, तो उसमें एक्सपीरियंस लगेगा, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, देन आप जाकर के कहोगे कि हाँ ऐसे करने से ऐसा होता है, लाइक दैट। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, मैं चाहूँ तो यहीं से कंप्लीट करा दूँ। चलो करना शुरू करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको मैं हर बार कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिंपल शब्दों में ये कहा जाता है ना कि बिजनेस जो है वो नहीं है इक्वल किसके? ऑनर से। ठीक है, ऑनर का और बिजनेस का सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट यानी अलग अलग एंटिटी है। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी हो जाने से क्या होगा? ये बिजनेस अपने नाम पे लाइबिलिटी उठा सकता है, ये बिजनेस अपने नाम पे एसेट्स खरीद बेच सकता है, अपने नाम पे लाइबिलिटी रीपे कर सकता है, रीपे कर सकता है। इसके सिवा बिजनेस चाहे तो अपने नाम पे केस लड़ सकता है, इसके नाम पे केस हो सकता है। तो बहुत फर्क आ जाता है, समझे।
और यही कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके कारण तुम ऑनर के कैपिटल को भी ट्रीट करते हो एज ए लाइबिलिटी। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, काम देगा तुम्हें प्रोफेशनल कोर्स में, है ना। एवरेज स्टूडेंट मत रहो, आगे बढ़ो। प्रॉमिस यू कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम्हें कभी भी आने वाले समय में कोई भी ट्यूशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे सुनो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? देखो, अकाउंट्स में जब भी तुम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो ना, देखो अकाउंट्स, अगर आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करना है तो वो चीज़ होना चाहिए मनी के टर्म में, बस सिंपल है। तुम्हें पैसे में अगर कोई चीज़ कन्वर्ट कर सकते हो, तुम अगर पैसे में कोई चीज़ कन्वर्ट कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर दो अकाउंटिंग में। दिस इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या क्वालिटी मैटर करता है? नहीं करता। क्वांटिटी मैटर करता है? नहीं करता। क्वांटिटी को भी तुम रुपी में कन्वर्ट करके लिखोगे, है ना। और हाँ, इंडिया में हो तो रुपी, यूएस में हो तो डॉलर, यूरो फॉर यूरोप, है ना, लाइक दैट। अब देखो, इतना से इतना तक क्या है, सिर्फ खिंचा हुआ लाइन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है, जस्ट इग्नोर। याद रखना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हो जिसको तुम टर्म कर सकते हो एज अ मनी। मनी यानी एज अ करेंसी। करेंसी में जो भी आ गया वो है तुम्हारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये वाई? देखो, अगर मैं बात करूं कि बिजनेस में तुम्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो ये निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कितने समय तक तुम्हारा बिजनेस चलेगा वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो। समझ में आया? फ्यूचर तुम देख नहीं सकते हो कितना समय चल जाएगा ये वो। तो हम लोग मान के ये चलते हैं कि अपकमिंग ईयर में, अपकमिंग ईयर में, कम से कम एक साल में तो ये क्लोज नहीं हो रहा। ये अभी क्या होगा, चलता रहेगा। चल रहा हूं ना मैं, वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी बिजनेस चलता रहेगा। और पता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण ही बच्चों तुमने लाइबिलिटी और एसेट्स को क्लासिफाई कर रखा है। कैसे सर? करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी में, और एसेट को करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट में। कितने समझदार हो तुम, देखा। इजी है भाई। अगर कोई तुमसे पूछे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण क्या होता है, तो तुम कहोगे कि एसेट एंड लाइबिलिटी को क्लासिफाई कर देते हैं एज करेंट और नॉन करेंट। समझ में आया? अब देखो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हें वही चीज़ खींच करके समझाएगा, तो इतना टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। अब आओ, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मेरे भाई, एक तुम्हें टाइम स्पैन लेना है। स्पैन, टाइम स्पैन का मतलब क्या होता है? 12 मंथ। अकाउंट्स में कितना चाहिए? 12 मंथ चाहिए, है ना। समझ रहे हो? अब ये 12 मंथ दो तरीके से हो सकता है ना, एक तो फाइनेंशियल ईयर और एक तो कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हो गया? जो अप्रैल से शुरू हो, 1 अप्रैल से शुरू हो और ख़त्म हो जाए 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का, है ना। ये कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी को शुरू हो और ख़त्म हो जाए 31 दिसंबर को। इतना सिंपल सा है। अच्छा, चलो ये पढ़ भी दूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पढ़ूँ तो कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड रिफर टू द स्पैम ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेज आर प्रिपेयर्ड। समझ में आया? एक ऐसा पीरियड जिसके एंड में तुम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाओगे। अगर कोई तुमसे पूछे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बना रहे हो, यू विल से अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ताकि तुम अपना परफॉर्मेंस, अपना पोजीशन जान सको। जनरली देखो, यहाँ पे कह रहे हैं ना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयरफॉर प्रिपेयर्ड एट द रेगुलर इंटरवल नॉर्मली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी फंडामेंटली जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक 12 महीने का टाइम ले लेते हैं। अब ये 12 महीने का टाइम दो तरीके से हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। इसके सिवा जानते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम 12 मंथ का ही पीरियड लेकर के चलोगे। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं 12 मंथ, अगर तुम चाहो तो 4-4 मंथ में ही बना सकते हो, क्योंकि जब तुम जीएसटी पढ़ते हो तो उसमें जीएसटी में तुम 4-4 महीने में टैक्स भर रहे होते हो, तो उसमें तो तुम 4-4 महीने में बना रहे हो ना, 6-6 महीने में भी बना रहे होते हो। खैर, ये टेस्ट योर माइंड है एनसीईआरटी का, कर लो, देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है भैया? देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो और बच्चा वाला चीज़ है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, पेन खरीदने गए, ठीक है। पेन का जो मार्केट प्राइस है वो है 10 रुपया, पर तुमने इसके लिए ऑटो लिया था। ऑटो जाने का 2 रुपया और आने का 2 रुपये, तो कुल मिलाकर के तुम्हारा कॉस्ट कितना लग गया? यू विल से कि मेरा कुल मिलाकर के 14 रुपये का कॉस्ट लग रहा है, यानी टोटल। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इतना कहता है कि देखो ब्रदर,
तुम्हें किसी भी चीज़ को स्पेशली फॉर एसेट्स को अपने बिजनेस में लाने में परचेज करते समय कितना टोटल खर्च हो गया, वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इट डजेंट मीन्स कि मार्केट प्राइस, इट मीन्स कि लाने में एक तो उसका मार्केट प्राइस ले लो, प्लस ऐड कर दो ऑटो भाड़ा या कोई भी भाड़ा उस पर लगा है तो ऐड बैक कर दो। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एज एट सम टाइम विच हैज बीन पेड ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज ईयर। समझना, कह रहा है ना कि ये एक कैसा कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। एक बार रिकॉर्ड हो गया तो आप हर दिन चेंज नहीं करते रहोगे, है ना, मार्केट प्राइस के साथ चेंज करो, ऐसा नहीं करोगे। जो रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड हो गया, चेंज अडॉप्ट करता ही नहीं है ये, है ना, चेंजेस अडॉप्ट करता ही नहीं है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई बताओ? मार्केट प्राइस प्लस रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक, और आगे बढ़ो। डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये डुअल एस्पेक्ट? तुमने 75 बार पढ़ लिया अब तक, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। जब भी तुम एसेट खरीदोगे या तो लाइबिलिटी पे से डालेगा या तो कैपिटल पे से डालेगा, तो दो चीज़ को इफेक्ट कर रहा है ना मेरे भाई। तो अकाउंटिंग में फंडामेंट मतलब फाउंडेशन और बेस कह लो, यही है एकदम बेसिक सा प्रिंसिपल कि वो एक साथ दो अकाउंट को असर डालेगा। चाहे सिंपली तुम एसेट खरीदो तो भी, है ना। जैसे ले लो तुमने कैश पे किया राम को, है ना, तो कैश भी इफेक्ट पहुंच रहा है और साथ ही साथ राम पे भी इफेक्ट पहुंच रहा है। तो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कहता, सिंपली कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो कम से कम दो अकाउंट्स पे अफेक्ट उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा क्या खींचूँ? इसी के अंदर आता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है ये बता। सिंपल सा लाइन है, उतना खींचना भी नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting record only when it is realized। अर्थात रेवेन्यू अपने अकाउंटिंग में तभी रिकॉर्ड करना जब तुमको फील हो चुका है, रियलाइज हो चुका है, यानी मिल चुका है, तभी रिकॉर्ड करना, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये कैश बेसिस है एक तरीके से, एक्यूरल बेसिस नहीं है। एक्यूरल मतलब आप ऐसे सोच के रिकॉर्ड कर देते हो कि हाँ आने वाला है, रिकॉर्ड कर देते हैं, 10 दिन में पैसा मिल जाएगा, रिकॉर्ड कर देते हो, वो एक्यूरल कॉन्सेप्ट है। समझ गए? रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो, चाहे तुम प्रॉफिट निकालो या चाहे लॉस निकालो, तुम दो चीज़ को ही मैच कर रहे हो। हाँ, किस चीज़ को? एक्सपेंस को और रेवेन्यू को, एक्सपेंस को और रेवेन्यू को। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीज़ को मैच करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस इनकर्ड किया है। दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आप अगर चाहो तो एक बार गो थ्रू कर लो द प्रोसेस ऑफ असर्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड और द लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इससे ज़्यादा क्या दिमाग अपना खराब करोगे। आमतौर पे हम लोग इसको 12 मंथ के गैप पे बनाते हैं, अदरवाइज आपको जब मन करे तब आप बना सकते हो। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, देखो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स में हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के डिस्क्लोज करो, नोट टू अकाउंट बना करके डिस्क्लोज करो, जैसे भी करो, पर फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर यानी मेंशन करना कि ये चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे का रीज़न देना। तो भाई अब तक हमने बहुत मेन कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है, अब चलो आगे बढ़ ही रहे हैं तो बढ़ ही जाते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, व्हाट मीन्स कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? हाँ, अगर मैं सिंपल सा बात कहूँ कि देखो तुमने जो मेथड यूज़ किया है उसको कंसिस्टेंट रखो। मतलब अगर तुमने डिप्रेसिएशन के लिए एसएलएम यूज़ किया है तो लंबे समय के लिए, यानी जब तक हो सके एसएलएम ही यूज़ करो, डब्ल्यू भी अचानक से मत यूज़ कर दो। अर्थात कि एक मेथड को कंसिस्टेंट रखो। अदरवाइज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन दो, सभी लोगों के बीच में फैलाओ। क्यों? क्योंकि सडन चेंज आ जाएगा ना तो कंपनी के अकाउंटिंग को समझने में भी मुश्किल हो जाएगा। बस इतना सा चीज़ है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजुअली useful in drawing conclusion regarding the working of an enterprises only when it's allow comparison over a period of time as well as। ये सब डायलॉग है, सुनो क्या कह रहा है
क्या ये रहा है ना कि अगर अकाउंटिंग में तुम ना कंपेयर करना चाहते हो तो कब कंपेयर करोगे, जब डेटा सेम बेसिस पे बनेगा ना, सेम बेस पे बनेगा, तब तुम कंपेयर कर पाओगे। लेकिन तुमने एक में अलग मेथड यूज़ किया, एक में अलग मेथड यूज़ किया है, तो फिर कहाँ से कंपेयर कर पाओगे। जैसे एसएल में डिप्रिसिएशन हमेशा ज़्यादा आता है, डब्ल्यूडीवी में कम आता है ना। तो ऐसे में तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो, मेथड ही अलग अलग है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बार आपने अडॉप्ट किया तो कोशिश करो कि उसको थोड़ा ऐसा रखो ताकि आपको कंपैरिजन वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपको किस चीज़ में हेल्प करता है, तो याद रखना कंपेयर करने में बहुत अच्छा से हेल्प करता है। हाँ, कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे कि और भी कोई है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, आई विल श्योरली टेल यू। ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखो, हम लोग डुअल एक्सपेक्ट को फॉलो करते हैं, ये चीज़ बता रहे हैं। डुअल एक्सपेक्ट क्या है तुम समझ चुके हो। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखो, या तो कैश के बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हो या तो एक्रुअल के बेसिस पे, लेकिन आज के ज़माने में हम लोग दोनों से करते हैं। इसको हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं। अब हाइब्रिड क्यों कहते हैं वो तुम समझ सकते हो। इसको इंडस्ट्री भी कहते हैं, समझ, इंडस्ट्रियल बेसिस। यानी आप कैश भी आज के बिजनेस में देखते हो और एक्रुअल भी देखते हो, यानी बिलीव पे भी काम करते हो। तभी तो आप डेटर क्रेडिटर, जैसे एक्रुअल में तुम डेटर क्रेडिटर वगैरह रिकॉर्ड जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम एक्रुअल बेसिस पे भी बिलीव करते हो। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या है कि मैंने कुछ चीज़ तय कर लिया है कि ये इस टाइप से होना चाहिए, है ना। एक रूल सेट ऑफ पॉलिसी कि इस तरीके से होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड है। समझ में आया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जो सबको फॉलो करना चाहिए, एक पॉलिसी है। देख लो, समझ में आ गया। इसको इशू कौन करता है भारत में, आईसीएआई। कौन इशू करता है, आईसीएआई। जो कहते हैं कि चार्टर अकाउंटेंट कुछ नहीं करता, तो देख लो पावर ये है कि आज तुम क्लास 11th में जो पढ़ रहे हो वो भी आईसीएआई का ही बनाया हुआ है, पढ़ो। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों चाहिए भाई, तुम बताओ ना। जैसे तैसे इन्फॉर्मेशन ना हो जाए तो मेरे को क्या करना है, यूनिफॉर्मिटी लाना है, फुल डिस्क्लोजर लाना है, रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, दैट्स ऑल। और क्या, क्वालिटी होना चाहिए, है ना। ठीक। बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन एलिमिनेटिंग क्या, वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर। देखो होता क्या है ना कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करेंगे, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या लेकर के आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, जनरल पब्लिक के लिए, इन्वेस्टर के लिए, क्रेडिटर के लिए, वैसे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए आपको मजबूर करता है, यानी प्रेशराइज करता है। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट करता है कंपेयर कर सको, आप कंपेयर कर सको अपने ही स्टेटमेंट को या दूसरे बिजनेस के स्टेटमेंट को, ताकि आप अपने आप को और भी ग्रो कर सको। अगर लिमिटेशन का बात करें तो ये है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है बताओ मेरे भाई। सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है। अब जैसे तुम एक्रुअल बेसिस यूज़ करोगे कि कैश बेसिस यूज़ करोगे, इसमें भी लड़ाई हो जाता है ना। अब तुम प्रोविज़न क्रिएट करोगे कि नहीं क्रिएट करोगे, है ना। क्योंकि कई बार हम लोग ना लॉस एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मल्टीपल चॉइस दे देता है हम लोग को, जिसके चलते हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, ये रिजिडिटी को फॉलो करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ये कि डिसाइडेड है कि तुमको ऐसे ही बनाना है, तो तुम फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते, अपने हिसाब से चेंज कर दिए नहीं कर सकते। ठीक है। कई बार तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवर राइड दी स्टैचू। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन दी। ठीक है, वो जो भी है ना, मतलब सिंपली सा बात करें, रेजिट होता है, उसको उसी के हिसाब से तुमको कार्य करना पड़ेगा। जीएसटी क्या है इसके ऊपर हम लोग बाद में बना लेंगे। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक। हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, एक साल के भीतर तो वो क्लोज नहीं होने वाला है, जिसके चलते तुम एसेट्स और लाइबिलिटी को क्लासिफाई करते हो करेंट और नॉन करेंट के अंदर। वहीं पीरियोडिक कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो, कुछ तो हम लोगों को पीरियड लेके चलना पड़ेगा ना, ताकि अपना प्रॉफिट और लॉस हम लोग क्लासिफाई जान सके। समझ में आ रहा है। जिसके चलते हम लोग 12 मंथ का गैप लेते हैं जनरली। ठीक है। तो वो 12 मंथ का गैप फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है या
कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ तुम मार्केट से खरीद के ला रहे हो तो उसका मार्केट प्राइस मत लिखो, उसको लाने तक में कितना खर्च हो गया, यानी मार्केट प्राइस प्लस अदर जो भी एक्सपेंस उस पर लगा वो भी उसमें ऐड बैक कर दो। ठीक है। फिर हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड होता है जिसको आप मनी में मेज़र कर सको। फिर हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि हमें बताता है कि बिजनेस और बिजनेस ऑनर सेम नहीं होते, अलग अलग चीज़ होते हैं। और फिर बाकी हमने गैप पढ़ा, ये सारा चीज़ पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करना अगर किसी स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको बीएसटी पे कोई पूरा फुल लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। इनफैक्ट आप इकोनॉमिक्स के लिए भी कर सकते हो। धन्यवाद। राधे श्याम।